हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका लेक्चर नंबर 20। हम ग्लैंड पढ़ रहे हैं। ग्लैंड्स के बारे में आपको बता चुके हैं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है। तो आज आपका जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट आपका जो ग्लैंड है दैट इज़ कॉल्ड पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज को उर्दू ज़बान में लबलबा भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है और ये बहुत सारे इसके फंक्शन हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर इसमें दो तरह के ये हार्मोन पैदा करते हैं, एक इंसुलिन है और दूसरा ग्लूकागोन है। तो इंसुलिन का काम ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मकदार को कंट्रोल करना। अगर किसी इंसान का पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा तो उस वक्त ग्लूकोज आपके खून के अंदर जो मौजूद है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो यू विल बी वीक विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मकदार कम हो जाती है तो वो भी ख़तरनाक है, उससे इंसान बेहोश हो सकता है। तो आपका पेंक्रियाज आपका हेल्पर है, इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये दो तरह के हार्मोन पैदा करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। दोनों का रोल डिफरेंट है। एक का काम है ग्लूकोज की मकदार को कम करना, एक का काम है ग्लूकोज को बढ़ाना। अगर ग्लूकोज की मकदार कम है तो भी डेंजरस है, अगर ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा है तो भी डेंजरस है, दोनों ही खतरनाक हैं। तो जैसे ग्लूकोज की मकदार नॉर्मल हो जाती है फ़ौरन ही ये अपना काम करना छोड़ देती हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है उस वक्त ये काम करती हैं। जिन लोगों का ये पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा होता उनको एक बीमारी या एक प्रॉब्लम होता है जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ में खून के अंदर ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा हो जाती है। खून के अंदर ज़्यादा मकदार या कम मकदार दोनों ही खतरनाक हैं। ज़्यादा मकदार से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा जो आपके पास सिम्टम आपके पास शुगर का आएगा, वेट लॉस है, वीकनिंग ऑफ मसल है, टायर्डनेस है। इसका अगर आप इलाज करना चाहें तो इलाज इसका कोई भी नहीं है सिवाय ये है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? दैट्स कंट्रोल बाय इंसुलिन। इंसुलिन आपको लेनी पड़ेगी अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है। और अगर इसको चेकअप करवाना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है। दो तरह से चेकअप किया जाता है। एक आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्टिंग, यानी आप खाने से 8 से 10 घंटे बाद टेस्ट करवाएं। जो नॉर्मल मकदार है वो 70 से 99 मिलीग्राम। यानी अगर आपके खून के अंदर 70 से 99 मिलीग्राम पर 100 ml है तो आप क्या होंगे? नॉर्मल होंगे। अगर इसकी मकदार 100 से 125 मिलीग्राम आती है पर 100 ml तो इसका मतलब है आपके चांसेज है देर आर चांसेज ऑफ डायबिटीज़। अगर इसकी मकदार 126 मिलीग्राम पर 100 ml से ऊपर आती है इसका मतलब फिर आपको शुगर हो गई है। तो ये इसके दो तरीके हैं, दो टेस्टिंग के तरीके हैं। या तो आप कोई मीठी चीज़ खा लें, उसके 2 घंटे के बाद टेस्ट करवाएं। जैसे 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक। अगर आपने 75 ग्राम की कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल की है उसके बाद अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो फिर आपका जो टेस्ट का रिज़ल्ट है वही आना चाहिए। 140 मिलीग्राम पर 100 ml, यानी अगर 140 के करीब आती है तो वो नॉर्मल है। लेकिन उस वक्त अगर आपने 2 घंटे बाद 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद आपने टेस्ट करवाया है, अगर मकदार 140 से 200 मिलीग्राम आती है तो दैट मीन आपको चांसेस हैं कि शुगर हो सकती है। अगर इससे कम और ज़्यादा मकदार आएगी 200 से ओवर 200 मिलीग्राम, इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ वेरी डेंजरस है। डायबिटीज़ से और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और डायबिटीज़ उन लोगों को होती है जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। तो टेंशन लेंगे तो उससे आपका पेंक्रियाज काम नहीं करेगा। पेंक्रियाज काम नहीं करेगा तो आपको आप बीमार हो सकती हैं, आपको शुगर हो सकती है, दैट इज़ डेंजरस। उसके बाद जो आपका एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन आपके गोनेड्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोनेड्स। अगर मेल के अंदर देखें टेस्टिस आपका मेल गोनेड है, इसके अंदर जो हार्मोन पैदा होता है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जब भी पैदा होगा किसी मेल के अंदर बॉडी के अंदर
तो उसके अंदर दो दो आपको इलामात नज़र आएंगी। उस शख्स की या उस मेल की आवाज़ भारी हो जाती है और चेहरे के ऊपर बाल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ द साइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर देखें एस्ट्रोजन पैदा होता है, प्रोजेस्टेरोन पैदा होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो इसका मतलब है कि हार्मोन्स आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हार्मोन काम नहीं कर रहे या इनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपकी लाइफ भी प्रॉब्लम में होगी। उसकी मिसाल आप देख लें, आपका पेंक्रियाज कितनी बड़ी आपकी हेल्प करता है, आपके थायराइड ग्लैंड्स, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल आर योर हेल्पर। उसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म का ये मतलब है उसी प्रोसेस की आउटपुट से उस प्रोसेस को कम करना या ज़्यादा करना। और फीडबैक दो तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नंबर वन इज़ नेगेटिव फीडबैक, अदर इज़ पॉजिटिव फीडबैक। अब उसी प्रोसेस की आउटपुट से प्रोसेस को कम किया जा सकता है। उसकी मिसाल आपने पेंक्रियाज के अंदर पड़ी। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा हो जाती है उस वक्त इंसुलिन पैदा होगा और आपकी ग्लूकोज की मकदार को नॉर्मल कर देगा। उसके बाद प्रोसेस रुक जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। इस तरह का ग्लूकोज की मकदार कम हो जाती है तो ग्लूकागोन आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को इंसर्ट कर देता है और आप तुरंत सर्वाइव करते हैं। जैसे नेगेटिव फीडबैक तो कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो उसी प्रोसेस की आउटपुट से उसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें की मिसाल है सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट। जब बच्चा दूध पीता है किसी भी जानवर का या इंसान का तो दूध की मकदार बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा सकलिंग होगी उतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगी। दिस इज़ पॉजिटिव फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद अगर आप और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है ऑन योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ख़तरनाक है। दो तरह के प्रॉब्लम आमतौर पे और भी बहुत सारे होते हैं जो आमतौर पे देखे जाते हैं। पैरालिसिस है और एपिलिप्सी है। पैरालिसिस मीन फालिज हो जाना और एपिलिप्सी का मतलब है जो दौरे पड़ते हैं कुछ लोगों को। तो ये दोनों ख़तरनाक प्रॉब्लम है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, इनका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को फालिज हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। अच्छा, पैरालिसिस क्यों होता है? जब आपके ब्रेन के अंदर कोई छोटी या बड़ी आर्टरी या वेन उसमें रप्चर हो जाती है, वो रप्चर होगी तो खून आपके दिमाग से निकल के अंदर क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट बन जाएगा तो फिर वहाँ पे आपका ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करेगा। इसकी जो बड़ी बड़ी कॉजेज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर से हो सकता है। अच्छा, इस तरह के पेशेंट को दो तरह के, कुछ लोगों को हल्का पैरालिसिस होगा और कुछ को बड़ा सीवियर किस्म का पैरालिसिस होता है। कुछ लोग जस्ट बोल नहीं सकते, कुछ लोगों को जब ये होता है तो चलने फिरने से भी कासिर हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी सीवियर अटैक। उसके बाद एपिलिप्सी है, इसको मिर्गी कहते हैं आम ज़बान में। तो मिर्गी में आमतौर पे ये भी दिमाग का ही प्रॉब्लम है। इसमें एक ही वक्त में बहुत सारे जो मैसेज है वो ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन को पता नहीं चलता किस मैसेज को फॉलो करना है। उसको दौरा पड़ता है और इंसान नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए दौरा पड़ता है, उसके बाद वो इंसान को उठ जाता है। इस दौरान में कोशिश ये करें उस शख्स को या उसके मुंह में कोई चीज़ ना रखें, बिकॉज अगर आप उसके मुंह में कुछ चीज़ डालेंगे या कुछ करेंगे बिकॉज वो पहले बेहोश है तो ये भी हो सकता है कि अपनी ज़बान को ही वो कट कर ले। तो इसलिए कोशिश करें इस तरह के मरीज़ों को बचाना चाहिए कि उनके मुँह में कोई चीज़ ना डालें। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पेज नंबर, इसमें MCQs के ऊपर भी आप निशान लगा लें। पेज नंबर 53 पे, 53 पे, प्रोसेस दैट कैरी नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड एक्सन्स। तो पहला आंसर
दूसरा द पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट इज इनवॉलेंट्री इन एक्शन, दैट इज सी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तीसरा वे न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका आंसर डी है, इंटरन्यूरॉन। चौथा द पार्ट ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसिंग एंड मेमोरी इज द सी आंसर, सेरिब्रम। पाँचवें का अपार्ट फ्रॉम हेयरिंग व्हाट अदर मेजर बॉडी फंक्शन इज परफॉर्म बाय द एयर, तो इसका डी आंसर है, बॉडी बैलेंस। छठा द माइलिन शेल इज फॉर्म बाय डैश विच रैप अराउंड द एक्सन्स ऑफ सम न्यूरॉन्स, श्वान सेल्स, डी ऑप्शन। सातवां दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, इसका आंसर है सेरिब्रम, सी। आठवां इफ यू लुक एट एन इंटैक्ट ह्यूमन ब्रेन व्हाट यू सी द मोस्ट लार्जली हाईली एवॉल्व्ड, इसका आंसर है ए, सेरिब्रम। नौवां इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर प्रोड्यूस इन द डी आंसर, पेंक्रियाज। ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन एक्सेप्ट, इसका आंसर डी है, पेप्सिनोजेन। तो ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपको इस तरह करनी है, और एक बार जो मेन टॉपिक है उसकी मैं रीडिंग कर देता हूँ। सबसे पहले पेंक्रियाज अगर आप देखें इंपॉर्टेंट होंगे आपका, दिस ऑर्गन हैज़ टू फंक्शन, द मेजर पार्ट ऑफ पेंक्रियाज इज डक्टेड, दिस प्रोसेस सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू अ डक्ट in the small intestine. Some portion of pancreas serve as ductless. This portion contains groups of hormone endocrine cells referred as islets of Langerhans. These islets secrete two hormones, insulin and glucagon. Glucagon influences the liver to release glucose in the blood, and so the blood glucose concentration rises. Insulin influences the liver to take excess glucose from blood, and so the blood glucose concentration falls. If a person's pancreas does not make normal quantity of insulin, the blood glucose concentration rises, and we say that the person has diabetes mellitus. Person with diabetes have loss of body weight, weakening of muscle and tiredness. तो इसके अलामात हैं वज़न कम होना, वीकनिंग कमज़ोरी होना, और मसल्स के अंदर पेन होना। द डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाई इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्मरली इंसुलिन एक्सेप्टेड फ्रॉम द एनिमल वाज यूज फॉर दिस पर्पस, बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम द बैक्टीरिया। पहले ये इंसुलिन जानवरों से निकाली जाती थी, उनको जब दबा किया जाता था, अब ये इंसुलिन बैक्टीरिया बना के देता है। टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपकी करनी है। ब्लड ग्लूकोज आपका 8 to 10 आवर थी फास्ट, यानी अगर रात को आप खाना खा के सोते हैं, सुबह अगर आप टेस्ट करवाते हैं तो फिर आपकी ये ग्लूकोज की मकदार आनी चाहिए 70 to 99 mg per 100 ml, 100 to 125 mg to 100 ml pre-diabetic, 126 milligram to 100 ml and above diabetic। इस तरह नीचे भी आपको ये मकदार दी हुई है। साइड पे आ सकते हैं कि व्हाट इज BGC टेस्ट, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज measured by this test. It is used to diagnose diabetes. Blood glucose may be measured on a fasting basis, collected after 8 and 10 hours fast, randomly anytime and after a meal. The result of some BGC test are के साथ आपको दिए हुए हैं। उसके बाद डिसऑर्डर मैं पढ़ देता हूँ, ये आपने इम्पोर्टेंट है। पैरालिसिस is the complete loss of function of by bone or more muscle group. It is more often caused by damage to the central nervous system. The damage may be due to stroke, rupture in a blood vessel of brain or spinal cord, blood clotting in these blood vessels, or poison produced by polio viruses. So polio is also the reason. Patient may have weak paralysis throughout his or her body. In one side भी हो सकता है। There are many also, there may be also paralysis in lower extremities or in all 4 limbs. इसके बाद epilepsy is a serious disorder in which there is abnormal and excessive discharge of nerve impulses in brain. It causes unprovoked seizure in patient. A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by the convulsion. Seizure means उनको दौरा पड़ जाता है और बॉडी अकड़ जाती है उनकी।
In young people, epilepsy may be due to genetic or developmental causes. In people over 40 years, brain tumors are more likely to cause epilepsy. अगर सर को चोट लगी है तो उससे भी चांसेस हैं, ट्यूमर से भी हो सकता है. हेड ट्रामा एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन में काज एपिलेप्सी एट एनी एज. किसी भी एज में अगर सर के ऊपर चोट लगी है तो उससे भी मिर्गी हो सकती है. देयर इज़ नो नोन क्योर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर. कोई मेडिसिन नहीं है लेकिन दौरे को कंट्रोल कर सकते हैं. पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी है टू मेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर. तो डेली बेसिस पे मेडिसिन खानी पड़ती है. उनका नाम मेडिसिन एंटी कॉन्वुल्सेंट और एंटी पाइलेप्टिक ड्रग्स हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक आपने पैंक्रियाज करना है और एक आपने डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम करना है. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी. आपका इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप एक एक चीज़ करेंगे बिकॉज लॉन्ग का मतलब है लॉन्ग. शॉर्ट तो वैसे ही बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब लॉन्ग की बात आती है जिसमें लॉन्ग आ सकता है कि डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम पे नोट लिखें और आल्सो राइट ए नोट ऑन पैंक्रियाज. ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक. अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़.